मनु के साप्तांग सिद्धांत का मनु के साप्तांग सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पक्ष राज्य है, परंतु मनु के राज्य की तुलना आधुनिक राज्यों से करना उपयुक्त नहीं होगा। मनु का राज्य कौटिल्य के जनपद के सदृश था। कौटिल्य के जनपद के सदृश था। मनु के साप्तांग सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पक्ष राज्य है, परंतु मनु के राज्य की तुलना आधुनिक राज्यों से करना उपयुक्त नहीं होगा। मनु का राज्य कौटिल्य के जनपद के सदृश था। कौटिल्य के जनपद के सदृश था। मनु ने जिस राज्य की परिकल्पना की और साप्तांग सिद्धांत में जिसे राज्य की संज्ञा दी, राज्य के अवयव बताए, राज्य के तत्व बताए, राज्य के 7 अंग बताए, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है राज्य। परंतु मनु का राज्य आधुनिक संदर्भों में राज्य के संदर्भ में नहीं था, बल्कि मनु का राज्य प्राचीन काल में जो कौटिल्य का राज्य था, जो जनपद के बराबर था, जो डिस्ट्रिक्ट के बराबर था, उसी से उसकी तुलना की जाती है। 7 अंग बताए, क्योंकि अगर किसी स्टेट में ही कई स्टेट हो जाते तो उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। एक सॉवरेंटी में ये छोटे छोटे जनपद के सदृश थे। यही साप्तांग सिद्धांत था मनु का। मनु के राज्य के साप्तांग सिद्धांत का महत्वपूर्ण पक्ष राज्य है, परंतु मनु के राज्य की तुलना आधुनिक राज्यों से करना उपयुक्त नहीं होगा। मनु का राज्य कौटिल्य के जनपद के सदृश था। An important aspect of Manu's Saptang theory, an important aspect of Manu's Saptang theory is the state, but it would not be appropriate to compare Manu's kingdom with modern states. Manu kingdom or state with modern an important aspect of Manu's Saptang theory is the state, but it would not be appropriate to compare modern state, या इस तरह लिख लीजिए कि an important aspect of Manu's Saptang theory is the state, but it would not be appropriate to compare Manu's kingdom with modern state. Modern states. Manu kingdom was similar to Kautilya's Janpad.
वस्तुतः मनु के राज्य के संदर्भ में कही गई बात उस राज्य में या जनपद में निवास करने वाले नागरिकों से थी। वस्तुतः राज्य के संदर्भ में मनु की कही गई बात उस राज्य में या जनपद में निवास करने वाले नागरिकों से थी। वस्तुतः राज्य के संदर्भ में मनु की कही गई बात उस राज्य में या जनपद में निवास करने वाले नागरिकों से थी। मनु जिस राज्य की कल्पना करता है उसका आशय है उस राज्य में या उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या। In fact, in the context of the state, the word Manu said where to the citizens. In fact, the context of the state, the word Manu said where to the citizens residing in that state or जनपद। अरे मूर्ख, जब क्लास चल रही है तो क्यों In fact, in the context of the state, the word Manu said where to the citizen residing that the state or जनपद। ये मनु के राज्य से अर्थ था। नेक्स्ट आप लिखिए 5वां, कोस। कोस कोस नेक्स्ट है कोस माने फंड। अंग्रेजी वाले इसे फंड लिख लें या रेवेन्यू लिख लें, फंड और रेवेन्यू। मनु के साक्तांग सिद्धांत में कोष का विशिष्ट महत्व है। कोष किसी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए संग्रहित किया गया राजस्व है, जिसे हम राज्य के धन के रूप में या बजट के रूप में जानते हैं। मनु के साक्तांग सिद्धांत में कोष का विशिष्ट महत्व है। कोष का विशिष्ट महत्व है। कोष किसी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए
संग्रहित किया गया राजस्व है जिसे हम राज्य के धन के रूप में या राज्य के धन के रूप में या बजट के रूप में जानते हैं, जिसे राज्य के धन के रूप में या बजट के रूप में जानते हैं। मनु के साप्तांग सिद्धांत में कोष का विशिष्ट महत्व है। कोष किसी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए संग्रहित किया गया राजस्व है जिसे हम राज्य के धन के रूप में या बजट के रूप में जानते हैं। Course has a special significance in Manu's साप्तांग थ्योरी या साप्तांग सिद्धांत ही अंग्रेजी में ही भी लिख दीजिए। कोर्स हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन मनुज साप्तांग सिद्धांत या साप्तांग थ्योरी। Force is the revenue collected or running the administrative system of a state. Force is the revenue collected for running the administrative system of a state. Which we know as state money or as budget or as budget or as budget। कोई भी राज्य कोष के अभाव में अपने राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों को संपादित नहीं कर सकता है, अतः कोष राज्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। कोई भी राज्य कोष के अभाव में अपने राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों को संपादित नहीं कर सकता है, अतः कोष राज्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। अतः कोष राज्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। अतः कोष राज्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। In the absence of any state fund, no one can perform the public welfare work of the state। कोई भी राज्य कोष के अभाव में अपने राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों को संपादित नहीं कर सकता है। अर्थात कोई भी राज्य अगर उसके पास कोष नहीं होगा, धन नहीं होगा, बजट नहीं होगा, तब तक वह लोक कल्याणकारी राज्यों को पूरा संपादित माने पूरा एडिटिंग उसका नहीं कर सकता है
अतः कोश राज्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। हिंदी वालों का हो गया, इंग्लिश वाले लिखें। हो गया ना हिंदी वालों का? जी सर। ओके। In the absence of any state fund, no one can perform the public welfare works of the state. Therefore, the fund is an essential requirement of the state. Therefore, the fund is an essential requirement of the state. Next, दंड। नेक्स्ट है दंड। दंड, पनिशमेंट। मनु के साप्तांग अंग में दंड का अभिप्राय मनु के साप्तांग सिद्धांत में दंड का अभिप्राय सेना से है, जो राज्य के रक्षा का कार्य करती है। जो राज्य के रक्षा का कार्य करती है। मनु के दंड का मनु के साप्तांग सिद्धांत में दंड का अभिप्राय सेना से है, जो राज्य की रक्षा का कार्य करती है। जो राज्य के रक्षा का कार्य करती है। मनु के साप्तांग सिद्धांत में दंड का अभिप्राय सेना से है, जो राज्य की रक्षा का कार्य करती है। इन मनुज साप्तांग थ्योरी, पनिशमेंट रिफरेंस माने संदर्भ, या उसको एक और शब्द लिख सकते हो, मनुज साप्तांग थ्योरी पनिशमेंट रेफर्स टू द आर्मी। Punishment refers to the army which serves
to protect the state. Manoj Saptang theory punishment refers to the army which serves to protect the state. Next, मित्र, अंग्रेजी में फ्रेंड। मनु के मित्र का अभिप्राय है अंतरराष्ट्रीय संबंध में राज्य किस राज्य से मैत्री संबंध स्थापित करेगा, किस राज्य से तटस्थ रहेगा तथा किस राज्य से सावधान रहते हुए अपनी सुरक्षा के कार्य को संपन्न करेगा। साथ ही राज्य किस से अपना संबंध शत्रुता या तनाव का रखेगा। मनु के मित्र का अभिप्राय, मनु के मित्र का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय संबंध में राज्य किस राज्य से मैत्री संबंध स्थापित करेगा, किस राज्य से तटस्थ या उदासीन रहेगा, किस राज्य से तटस्थ या उदासीन रहेगा, तटस्थ या उदासीन रहेगा। किस राज्य से सावधान रहते हुए, किस राज्य से सावधान रहते हुए अपनी सुरक्षा का कार्य संपन्न करेगा, किस राज्य से उदासीन रहते हुए अपने सुरक्षा का कार्य संपन्न करेगा। किस राज्य से अपना संबंध शत्रुता का रखेगा, शत्रुता का रखेगा। साप्तांग सिद्धांत में मित्र के रूप में मनु ने रेखांकित किया है। साप्तांग सिद्धांत में मित्र के रूप में मनु ने रेखांकित किया है। साप्तांग सिद्धांत के रूप में मनु ने रेखांकित किया है। मनुज फ्रेंड्स, ये हिंदी वालों का पूरा हो गया। यस सर। ओके ओके। Manu's friend means, Manu friends means in international relation with which state the state will be established
friendship, establish friendship, which is neutral, being careful, being careful of which state will he complete the task of his security, being careful of which state will he complete the task of his security, with which state will he keep his relation or enmity, in the Saptang theory. In the Saptang theory, as a friend has been outlined in Manu. Has been outline of Manu. अब इसका कंक्लूजन लिखिए। निष्कर्षतः मनु ने साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से राज्य के लिए कोष, अंतरराष्ट्रीय संबंध में राजनय के नियम, सेना की उपयोगिता, नागरिकों की आवश्यकता, मंत्रिपरिषद की आवश्यकता तथा राज्य के प्रशासक राजा के संदर्भ में महत्वपूर्ण साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करके एक सुदृढ़ राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है। एक सुदृढ़ राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है। एक सुदृढ़ राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मनु ने साप्तांग सिद्धांत
मनु ने साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से राज्य के लिए कोष, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनय के नियम, लिख लीजिए तो समझाता हूं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनय के नियम, सेना की उपयोगिता, नागरिकों की आवश्यकता, मंत्रिपरिषद की आवश्यकता, तथा राज्य के प्रशासक राजा के संदर्भ में, उस समय राज्य का प्रशासक राजा हुआ करता था, के संदर्भ में महत्वपूर्ण साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करके, एक सुदृढ़ राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है। 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 हिंदी वाले एक बार और सुन लें। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मनु ने साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से राज्य के लिए कोष की कितनी आवश्यकता होती है उसकी चर्चा की। राज्य के लिए कोष, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनय के नियम, सेना की उपयोगिता, नागरिकों की आवश्यकता, जिसमें राज्य शब्द की चर्चा की है, मंत्रिपरिषद की आवश्यकता, माने मंत्रियों की आवश्यकता मंत्रणा के लिए, तथा राज्य के प्रशासक राजा के संदर्भ में महत्वपूर्ण साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करके एक सुदृढ़ राज्य की परिकल्पना मनु ने प्रस्तुत की है। एक सुदृढ़ राज्य की परिकल्पना मनु ने प्रस्तुत की है। एक सुदृढ़ राज्य की परिकल्पना मनु ने प्रस्तुत की है। माने मनु ने क्या कहा है? साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से मनु स्थापित क्या करना चाहते हैं कि राज्य में क्या होगा, उसका एक प्रशासक होगा जो राजा के नाम से जाना जाता था। राज्य में मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद होगी, क्योंकि राजा अगर बिना मंत्रियों के परामर्श के कार्य करेगा तो वो राजा निरंकुश हो जाएगा। तो उन्होंने एक सुदृढ़ मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की परिकल्पना की। उसमें पुर होने चाहिए, किले की बात की है, जो एक क्षेत्रीयता और सामूहिकता का प्रश्न है। फिर उसने कहा कि उसके नागरिक होने चाहिए, स्टेट की बात करता है, जिसे वो नागरिक के रूप में लिखता है। उसके पास सुदृढ़ राजस्व होना चाहिए, उसके पास राजनय के सिद्धांत होने चाहिए, मित्र होना चाहिए, दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इन तमाम प्रश्नों पर राज्य के सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से मनु ने विचार करके एक सुदृढ़ राज्य की परिकल्पना, एक बहुत ही मजबूत राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है। अंग्रेजी वाले जल्दी से लिख लें, उन्हें मैं बहुत लंबा समय नहीं दूंगा। कंक्लूजन, इट कैन बी सेड दैट द मनु हैज funded the state. Conclusion, it can be said that Manu has funded the state through the 7
when the Saptang theory, when the Saptang theory, the rules of diplomacy in the international relation, the rules of diplomacy in the international relation, the utility of the army, the need of the citizens, नागरिकों की आवश्यकता, the concept of the strong state has been presented by a propounding the important Saptang theory. In the context of the need of the Council of Ministers and the administration of the state, the king, and the administrator of the state of the king. मनु ने साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से किले कैसे राज्य के लिए होने चाहिए, राज्य के लिए कैसे नागरिकों की आवश्यकता है, राज्य के लिए कोष कैसा होना चाहिए, राज्य के लिए एक अच्छा प्रशासक राजा कैसे होना चाहिए, राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री कैसे होने चाहिए, दंड की नीति क्या होनी चाहिए, अर्थात सेना किस प्रकार की होनी चाहिए जो राज्य की रक्षा कर सके, इन सब का विवरण साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से मनु ने प्रस्तुत की है। एक बहुत ही मजबूत राज्य की नींव मनु ने अपने साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत की है। मनु ने डिप्लोमेसी, राजनय को हिंदी में और आसान शब्दों में कूटनीति कहते हैं, अंग्रेजी में डिप्लोमेसी कहते हैं। पहला विचारक है मनु, जिसने कहा कि विदेशी राज्यों से किस प्रकार का संबंध स्थापित करें, हमारी क्या कूटनीति और रणनीति होनी चाहिए, किससे शत्रुता, किससे मित्रता, किससे उदासीनता या तटस्थता होनी चाहिए, ये मनु ने अपने साप्तांग सिद्धांत में स्पष्ट करके एक सुदृढ़ राज्य के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। यह सुदृढ़ राज्य का सिद्धांत इस बात का परिचायक है कि मनु अपने राज्य को किस प्रकार मजबूत करके एक लंबे समय तक, दीर्घ काल तक चलाने के पक्ष में है। मनु का जो सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था है वह अद्वितीय है, जिसकी तुलना आधुनिक युग में नहीं की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसके बाद मनु के साप्तांग सिद्धांत के बाद आप अपने से पढ़ लीजिएगा, मनु ने जो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे इसकी संरचना है, राज्य का क्या उद्देश्य है, इसके संदर्भ में मनु ने जो अपनी मान्यताएं स्थापित की हैं, उसमें मनु ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मनु के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। इसके बाद हमने राज्य और राजा के विषय में हम लोगों ने बात कर ली। अब उनके बाद होता है राजा के कार्य। आप सब जानते हैं राजा के कार्य, मैंने बता दिया है किस प्रकार राज्य पर नियंत्रण होगा। इसके बाद एक मनु का महत्वपूर्ण है उनकी मंत्रिपरिषद, इसे आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी चर्चा मैं मंत्रिपरिषद पर कर देता हूं, और मंत्रिपरिषद पर मैं कोई विशेष लिखाने वाली बात मैं नहीं करने जा रहा हूं। आप मंत्रिपरिषद को पढ़ लेंगे, उनकी विदेश नीति, कूटनीति को पढ़ लेंगे। वो विदेश नीति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बाद हम लोग फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो प्रश्न पूरा करा के
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रश्न पूरा करा के तब हम फीडबैक करेंगे फर्स्ट पेपर की, और फिर एक प्रश्न उससे, एक प्रश्न उससे, एक लेक्चर उस पर, एक लेक्चर इस पर। तो दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो मैं मनु के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद पर, फिर मनु की प्रशासनिक व्यवस्था पर, मनु के दंड के सिद्धांत पर। दंड का आशय यहाँ पनिशमेंट से भी है, और जो सप्तांग सिद्धांत में दंड है वह उसका सीधा संबंध सेना से मनु ने लगाया है। लेकिन जो दंड सिद्धांत है मनु के, इसके सप्तांग सिद्धांत के अतिरिक्त जो दंड है उसमें कितना किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए, इसके संदर्भ में परिचर्चा की गई है। उसके बाद मनु की जो न्याय व्यवस्था है उस पर परिचर्चा हल्की सी करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से हमें करना है मनु के मंत्रिपरिषद पर, और मनु के महत्वपूर्ण जो बातें मुझे करनी है वो मंत्रिपरिषद पर और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर करनी है। मनु, जैसा कि आप सप्तांग सिद्धांत में ही देख रहे हैं कि केवल और केवल पूरा अधिकार राजा को, प्रशासनिक व्यवस्था में संपूर्ण अधिकार राजा को देने के पक्ष में मनु नहीं है। मनु चाहते हैं कि राजा को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो, और मंत्रिपरिषद राजा को उपयुक्त युक्त सुझाव या परामर्श देगा, और राजा से अपेक्षा करते हैं मनु महाराज कि उस परामर्श के अनुसार फिर राजा अपने कृत्यों का निर्वहन करे। इस प्रकार की व्यवस्था मनु ने की है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, काफी दिन से हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मनु ने जो मंत्रिपरिषद की परिकल्पना प्रस्तुत की है, आधुनिक शब्दावली में जो राजनीति की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आपने जिन शब्दावलियों की परिचर्चा की है, उसमें क्या लगता है कि मनु मंत्रिपरिषद का निर्माण करके, असली एजुकेटिव पावर किस में है? किंग में है। लेकिन किंग के साथ साथ मनु ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परिकल्पना करके मनु प्रशासन की किस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं? या मनु कहते हैं कि राजा को परामर्श करना चाहिए, तो मनु क्या कहना चाहते हैं? आधुनिक अर्थ में उसे हम क्या कहेंगे? मेरी आवाज तो पहुंच रही है? तो मनु क्या कहना चाहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली ना, ये क्विज नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कौन चीज? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गुड, वेरी गुड। और सर, अवरोध एवं संतुलन। ये भी सही है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज्यादा उपयुक्त है, और अवरोध और संतुलन भी है, चेक एंड बैलेंस भी है। गुड। और कुछ और आप लोग बोलना राजा को सर, मनु राजा को डिक्टेटरशिप की तरफ ना ले जाके डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हैं। वेरी गुड। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो कि राजतंत्र का युग है, सीधे सीधे डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि मनु राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं। वेरी गुड। और बहुत आपका अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। मनु कहीं न कहीं राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, राजा को निरंकुश नहीं होना देना चाहते हैं। वेरी गुड। अवरोध और संतुलन उसी में है कि मंत्रिपरिषद
के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण, अरे राजा के बाद अगर दूसरा पावर है तो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद राजा को कहेगा कि आप ये काम करिए, इस परामर्श को मानिए। और चूंकि उस समय धर्मतंत्र था। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अगर मॉडर्न स्टेट से इसे कंपेयर करें तो वो एक हिसाब से जो अपना स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट की तरफ चले जा रहे हैं। बिल्कुल वेलफेयर स्टेट नहीं नहीं, इससे वेलफेयर स्टेट तो लिंकअप नहीं होता है। वेलफेयर स्टेट की बात वो बार बार कह रहे हैं। वो शुरू में कह रहे हैं राज्य का निर्माण व्यक्ति के कल्याण के लिए हुआ है। राज्य का निर्माण ही अराजकता का अंत और व्यक्तियों को सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए। वेरी गुड। उनका यहाँ तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही महत्वपूर्ण है। और लेकिन मनु के पॉलिटिकल थॉट का एक बहुत बड़ा अंश आपने उसको स्पर्श किया है, जो वेलफेयर स्टेट की ओर लेके चल रहे हैं। मनु वस्तुतः मनु का राज्य वेलफेयर स्टेट ही है। वेरी गुड। और सारे उत्तर ये सब आपके तरफ से ही आ रहे हैं। यही फायदा होता है संवाद करने का, अच्छे ढंग से आख्यान सुनने का, पढ़ने का और उस पर डिस्कशन करने का। और कुछ हो सकता है क्या? बहुत बढ़िया उत्तर आप ही लोगों के बीच में आया। लेकिन सबसे उपयुक्त है, रिलेवेंट है कि मनु ने पहली बार अपनी, देखिए ईसा से कितने वर्ष पूर्व उन्होंने, जबकि अपना एक किसी का ऑडियो ऑन है बेटा, ऑडियो अपना ऑफ करिए तो आवाज गूंजेगी नहीं। ठीक है। देखिए एक इतिहासकार हुए हैं मजुमदार एवं पुलस्कर। मजुमदार एवं पुलस्कर ने मनु स्मृति का कालखंड निर्धारित किया है कि वो 3100 वर्ष पुरानी है। और समझिए 3100 वर्ष पुरानी अगर ये मान लिया जाए, दुनिया इतिहासकारों में मतांतर के बाद सबसे ज्यादा यही मत माना जाता है, यही मत स्वीकार्य है, जो मजुमदार देश के जाने माने इतिहासकार थे और पुलस्कर, उन्होंने कहा कि 3100 वर्ष पुराना है। जब दुनिया ने सभ्यताओं को नहीं, सभ्य नहीं दुनिया हुई थी, दुनिया का कल्चर विकसित नहीं हुआ था, सभ्यता का रूपांतरण संस्कृति में नहीं हुआ था, तो 3100 वर्ष पूर्व एक रचित ग्रंथ में डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। कितनी महत्वपूर्ण परिकल्पना थी कि राजा के शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, क्योंकि राजा मूल्यों से उस समय में उस कालखंड में बंधा हुआ था, क्योंकि राजा धर्मानुकूल आचरण अगर नहीं करेगा तो राजा के वध का अधिकार भी प्रजा को प्राप्त था। तो उस समय जब सृष्टि के अगर हम आरंभ कहें, एक माइथोलॉजी ये भी है कि वो आदि पुरुष हैं, पहले मनुष्य हैं और उनकी पत्नी शत्रुपा हुई और उन्हीं के हम लोग सभी संतान हैं। तो चाहे ये जो भी हो, उस माइथ में हम न जाएं, लेकिन अगर इतना हिस्टोरिकल यह ग्रंथ है तो उसमें पहली बार इस राजनीतिक चिंतक विचारक ने सत्ता और प्राधिकार के विकेंद्रीकरण का, अथॉरिटी का, पावर्स का और एथराइज पावर का जिस प्रकार का डिवीजन किया है, एक स्थान पर सत्ता को न करके वो कई लोगों में बांट देने का है, वो आधुनिक युग में भी बहुत बाद में दिखाई देता है। वो बात भारत के सुदूर दार्शनिक, बहुत लंबे पास्ट के दार्शनिक मनु ने कह दी थी। और इसके माध्यम से सत्ता जहां भी कई भागों में विभक्त होती है, तो एक बच्चे ने बहुत बढ़िया कहा कि इससे चेक एंड बैलेंस, अवरोध और संतुलन भी होता है। एक सत्ता दूसरे सत्ता को संतुलित कर देती है, एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को, जिसे बाद में हम प्रशासन के अंग में एजुकेटिव, जुडिशियरी और
लेजिस्लेचर के रूप में हम जानते हैं। एक अंग अमेरिका के जैसे चेक एंड बैलेंस का भी काम करती है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है शक्ति सत्ता का, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी है। और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट वहीं पर लागू हो सकता है जहां सत्ता में निरंकुशता न हो। एक बच्चे ने यह भी कहा कि वो राजा की जो डिक्टेटर होने की प्रवृत्ति है उसको वो वैन करता है मनु। ये बहुत अच्छी बात है, मंत्रिपरिषद बना के राजा को डिक्टेटर होने से रोकता है, क्योंकि सत्ता में गुण होता है। आप ग्रेवियल ऑस्टिन ने कहा एब्सोल्यूट पावर इज करेक्ट, सत्ता भ्रष्ट करती है, एब्सोल्यूट पावर इज करेक्ट। सत्ता की निरंतरता अगर अथॉरिटी कंटिन्यू रहे तो वो भ्रष्टाचार की निरंतरता है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ करप्शन। तो मनु इस सत्ता की अनियमितता को, उसके पालूषण को, सत्ता के का जो गुण होता है जो अतिक्रमण करता है, इससे बचाने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना करते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। इन सारे बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा, और आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको मैं नहीं लिखा रहा हूं, इसे आप मस्तिष्क में नोट करते चल रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग भी मेरी हो रही है ताकि इसके बाद आप सुन सकें। तो मंत्रिपरिषद के 3-4 लक्षण, 5 लक्षण, 6 लक्षण, और इसको आप डिस्क्राइब कर देंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दूसरा वेलफेयर, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कंट्रोल ऑफ द पावर्स ऑफ किंग, राजा की शक्तियों पर नियंत्रण। फिर यहीं पर आप अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को लिख लेंगे। राजा के शक्तियों पर नियंत्रण मंत्रिपरिषद के माध्यम से लगाता है, इस प्रकार का प्राविधान करते हैं मंत्रिपरिषद का। और वेलफेयर स्टेट के तरफ हम बढ़ रहे हैं, राज्य की सुरक्षा देना, इसके लिए दंड की व्यवस्था करना, दंड बने सेना का प्राविधान करना, ये महत्वपूर्ण कार्य अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य करता है। राजनय के सिद्धांत देता है, राजा किस राज्य से अच्छा व्यवहार करे, किससे शत्रुता करे, किससे मित्रता करे, किससे तटस्थ हो, किससे सजग हो, किससे कॉन्शियस हो, ये सारे डिप्लोमेटिक चैनल मनु ने मंत्रिपरिषद के में पिरो दिए हैं। मंत्रिपरिषद को वो कहते हैं कि मंत्रिपरिषद की आवश्यकता को स्वयं रेखांकित करते हुए, उसे उद्धृत करते हुए मनु कहते हैं कि मंत्रिपरिषद किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में अकेले प्रशासक को कार्य करना कठिन होता है, और यदि वह डिसेंट्रलाइजेशन की ओर ही मनु संकेत कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रशासनिक कृतियों को करेगा तो उससे त्रुटियों की संभावना होगी, और यदि अनेक व्यक्ति मिलकर के उस प्रशासन को संपादित करेंगे तो त्रुटियों की संभावना या गलती की संभावना नहीं रहेगी। तो किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन है, उसके अगर 10 सहयोगी हैं तो उसे संपादित करना या उसे संपन्न करना आसान हो जाता है। इसीलिए राजा को अकेले कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि राजा के कार्यों में सहायता के लिए, राजा के कार्य को जटिलता से सरलता में परिवर्तित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होगी, क्योंकि राजा अकेले ऊब जाएगा, राजा उचित निर्णय ले पाएगा क्या नहीं, उसका मस्तिष्क सही दिशा में सोच रहा है कि नहीं, क्या वो जनता के सुख दुख का सही संज्ञान ले रहा है कि नहीं। तो अकेले राजा राज्य में घूम घूम कर एक एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता है, लेकिन उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी तो प्रजा के दुख सुख और प्रजा के कल्याण के लिए प्रशासक को किस प्रकार का कार्य करना है, ये सारी बातें प्रजा में स्पष्ट रूप से हो जाती हैं। स्पष्ट रूप से प्रजा की संवेदना, प्रजा का कॉग्निजेंस, प्रजा का एक नॉलेजमेंट राजा ले सकता है, प्रजा के सारे दुख दर्द की अनुभूति राजा कर सकता है, तब जबकि राजा अकेले न हो, उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, अर्थात उसके पास मंत्रिपरिषद हो। किसी को
सुरक्षा के संबंध का मंत्री में सलाह लेने के लिए तो उसको भेज देता है कि देखो देश की सुरक्षा में कहीं चूक तो नहीं है, किसी प्रकार की का लैग तो नहीं है, किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। तो सुरक्षा के लिए जवाबदेह उस मंत्री की बात को राजा सदैव ध्यान में रखता है। तो राजा के निर्णय भी त्रुटि रहित हो जाएंगे, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगी, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। यह तभी संभव है जब राजा को सहायता और सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात एक मंत्रिपरिषद होगी। राजा ने कौटिल्य कह रहे हैं, मनु ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या भी निर्धारित कर दी। मनु ने कहा कि बहुत ज्यादा मंत्रिपरिषद नहीं, देखिए उस जमाने के हिसाब से कितनी बेनिफिशियरी, कितनी कल्याणकारी, कितना लाभ देने वाली मंत्रिपरिषद का निर्माण किया कि मंत्रिपरिषद में 7 से 8 लोग होंगे जो राजा को उचित परामर्श देंगे। और उसने कहा कि 7 और 8 लोग जो मंत्रिपरिषद को मंत्री जो परामर्श राजा को देंगे उनकी भी योग्यता के विषय में मनु महाराज विचारण करते हैं और कहते हैं कि मंत्री को कैसा होने चाहिए, उसको कुलीन होना चाहिए, उसको शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, उसे पराक्रमी होना चाहिए, सूरवीर होना चाहिए, उसके पास वीरता होनी चाहिए। वीरता क्यों, पहले पर एक एक पर चर्चा करते हैं। राजा को कहा कि वह कुलीन होना चाहिए। कुलीन का अर्थ यहाँ राजघराने से नहीं, जहां पर अच्छे संस्कार, चूंकि वो शास्त्र के अनुसार चलने वाला युग था, वर्ण आश्रम की व्यवस्था थी, चतुर्वर्णों की व्यवस्था थी, जाति नहीं थी। तो इसलिए उन संस्कारवान घरों से निकलने वाले जो सूक्ष्म पुरुष हो, जो माइन्यूट हो, जिसका ज्ञान सूक्ष्म हो, ऐसे लोगों को ही उन्होंने कुलीन की संज्ञा दी है। दूसरा, अगर कुलीन होगा तो उसमें अहंकार नहीं होगा, उसमें संस्कार होगा, उसमें ज्ञान है, इस बात का भी ज्ञान उसमें होगा। हमें अहंकार तब आएगा कि हमें ज्ञान है, इस बात का भी ज्ञान हमें होना चाहिए, तब अभिमान नहीं होगा। तो इस प्रकार राजा को जो सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी उसमें योग्यता आधारित करके मनु ने मंत्रियों को अहंकारी होने से बचाया है। उसको कहा कि उसे नीतिवान होना चाहिए, उसे ज्ञानवान होना चाहिए, उसे शास्त्र की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। शास्त्र का अर्थ क्या है, तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार जो परिस्थितियां कहें उसी के अनुरूप निर्णय लेना ही शास्त्र सम्मत होता है। शास्त्र सम्मत क्या है, अगर कोई गरीब व्यक्ति कराह रहा है तो उसे तत्काल पहुंचा देना अस्पताल, ये क्या है, ये सामयिक हमारा धर्म है, यह शास्त्र सम्मत है। वहां वही निर्णय लेना चाहिए कि वहां अपने आवश्यक कार्य रोक करके उस पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक या और चिकित्सालय तक पहुंचाया जाए। यही धर्म है, यही शास्त्र है और यही उसके शास्त्र ज्ञान से संपन्न होना कहा जाएगा। तो राजा के लिए मंत्री के लिए उन्होंने कहा कि वह कुलीन होना चाहिए। वो कुलीन व्यक्ति ही जो वैष्णव जनते तेते ने कहिए रे पीर पराई जानी रे, जो दूसरी की पीड़ा को समझ सके वही वैष्णव है। नरसिंह मेहता का भजन है और जो बापू को बहुत प्रिय था। उसे शास्त्रों का जानकार होना चाहिए, इसके साथ उसे पराक्रमी होना चाहिए, सूरवीर होना चाहिए, वो युद्ध में भी लड़ सके और राजा अगर कोई अनीतिपूर्ण निर्णय ले रहा है तो उसका भी विरोध कर सके। इस तरह की व्यवस्था भी मनु ने मंत्रियों के लिए की है कि मंत्री ऐसा नीतिज्ञ होना चाहिए, उसे शस्त्र चलाने में भी निपुण होना चाहिए, उसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह राज्य की रक्षा कर सकता है, स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है, अपने राजा की रक्षा कर सकता है, अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। तो इतनी योग्यताएं और प्रतिबंध आरोपित किया था मनु ने अपने मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। और मनु का राजा इतने और इसके बाद वर्णों में उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रतिबंधित नहीं किया है लेकिन कहा है कि मंत्री अगर ब्राह्मण हो तो उपयुक्त होगा, लेकिन
उन्होंने विशेष आग्रह इस पर नहीं किया है। लेकिन इस ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मम जानीयात इति ब्राह्मण है। आधुनिक युग से ब्राह्मण से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ब्राह्मण जाति से लेना देना नहीं है। मंत्रियों का दायित्व, मनु के मंत्रियों का दायित्व एवं अधिकारों का कोई विशेष विस्तृत विवरण मनुष्य स्मृति में भी नहीं मिलता है। वो कहता है कि राजा को मंत्री ऐसे ही परामर्श दें जो नीति से युक्त हो, जो शास्त्र से युक्त हो, जो लोक में प्रचलित हो। लोक प्रचलित शब्द का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात मंत्री ऐसा परामर्श न दे जो लोक विरुद्ध हो। ये कहीं नहीं मिलता है कि राजा के मंत्री अपने विभागों के अध्यक्ष थे, ऐसी परिचर्चा मनुष्य स्मृति में नहीं मिलती है। मनु स्मृति की जो कार्य प्रणाली है वो यही है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विचार विमर्श करेगा, हर विषय पर विचार विमर्श करेगा और राजा का मार्गदर्शक होगा, राजा को उचित परामर्श देगा। और कहा गया कि जो मंत्रीगण अपनी मंत्रणा देंगे, अपना परामर्श देंगे, राजा उसे सदैव गोपनीय बनाए रखेगा। मंत्रणा की गोपनीयता को बनाए रखना राज्य, राजा और मंत्रियों तथा प्रजा के पक्ष में है। इसलिए कोई विद्वेष न हो, किसी प्रकार का कोई दुराग्रह न हो, इसलिए राजा को जो मंत्रणा दी जाए उसे सदैव गोपनीय रखना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था करके राजा ने, मनु ने अपने राजा को सुदृढ़ बनाया है, राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाया है, राजा सद्भाव के साथ अच्छा कार्य कर सके इसके लिए प्रबंधन किया है। यह मनु की मंत्रिपरिषद है जो अपने आप में आधुनिक संदर्भ में भी अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होती है। इसी के साथ मैं मनु से संबंधित अपने समस्त आख्यान बंद करता हूँ। बच्चे अब लीव भी कर रहे हैं और आशा है आज का व्याख्यान आपके लिए उपयोगी होगा। आपने सब ध्यान से सुना है, उसे नोट भी किया होगा, जो मैंने लिखाया है उसको भी नोट किया होगा। कल इसी समय हम मिलते हैं और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, जो दिखाना होगा उसे आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभ संध्या, सबको धन्यवाद, सबका मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सभी का। थैंक यू सर। बेटा ओके बेटा, मोस्ट वेलकम। ओके बेटा, ओके।